नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज दोपहर बाद एक शो मैंने किया था जिसके आखिर में मैंने कहा कि अगर ये सप्ताह जो सोमवार से शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, इसमें अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहता है, यानी पार्लियामेंट ट्रैक पर आ जाती है और कार्रवाई चलने लगती है, तो क्या परिस्थितियां रहेंगी? और अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में बाकी विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट को फिर रोकने की कोशिश की, फिर से हंगामे करने की कोशिश की और बजट पर जब चर्चा होगी, तब भी बजट के बाहर जाकर के मुद्दे उठाकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की पार्लियामेंट सेशन को, तो क्या सिचुएशन बनेगी? कुछ चीजें हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। आज उन पर नजर डालेंगे और ये जो हताशा है, ये जो निराशा है, ये जो कुंठा है, ये जो बौखलाहट है, ये इनको कहाँ ले जाकर के छोड़ेगी और पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी को कितने गहरे गड्ढे में दफन करेगी, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का स्वागत कर लेते हैं। बाबा जी बहुत स्वागत है और वीरेन जी नमस्कार। नमस्कार। पहले जय जरा श्री राम। जय श्री राम। पहले जरा दो वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद विषय पर आते हैं। सम्मान की लड़ाई है। आ गया कि ये सम्मान की लड़ाई है, सम्मान नहीं मिथ्याभिमान की लड़ाई है। सत्ता का संघर्ष है, खुला संघर्ष। हमारे कांग्रेस के मित्रों के लिए सत्ता से बाहर रहना ये बहुत कठिन काम है, बहुत। हमारी छोड़ दीजिए, हम तो 40 साल से यही धंधा करते रहे हैं, मगर हमारे कांग्रेस के मित्रों की आदतें बिगड़ी हुई है, सत्ता के बिना नहीं रह सकते। कहा गया कि ये अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी की थी। सौभाग्य से इस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं लोकसभा कवर करता था एक अखबार के लिए, और मैंने बहुत सारे उनके भाषण सुने हैं, लाइव सुने हैं। ऊपर प्रेस गैलरी में बैठ करके लोकसभा में वो सब देखा है, सुना है। अटल जी ने जो कहा है वो आज उतना ही रिलीवेंट है, उससे कहीं ज्यादा रिलीवेंट है कि कांग्रेस बिना सत्ता के रह नहीं सकती है। लेकिन इतना जबरदस्त पतन, इतनी गिरावट, इतना अहंकार, इतनी बौखलाहट, कथनी करनी में इतना बड़ा फर्क। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके पक्ष में भी प्रमाणित करते हुए एक वीडियो सुनवा देता हूं। Success beyond your career and your achievements. Success is being comfortable in any situation. Success is navigating your life with love and affection towards other people. I might be the most powerful person, I might be the richest person, but if I don't have respect for people around me, or even, animals, trees, the whole environment I live in, then that's not success. That's just greed. आप अपने आसपास के लोगों का अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं, वृक्षों का, प्रकृति का, हवा का, पानी का, सूर्य का, मिट्टी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे कितने भी रिचेस्ट आदमी हैं, नथिंग, कुछ नहीं है वो। बच्चों के बीच में बैठ करके कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, ये कितना सम्मान करते हैं दूसरे लोगों का। कॉपीराइट का इशू है, वरना मैं इस वीडियो को जो गांव-गांव ये अब वैन लगा करके वॉल पे वीडियो चला करके लोगों को दिखा रहे हैं, वो मैं संगीत के साथ और गाने के साथ
आपको दिखाता, पर बिना आवाज के तो मैं दिखा ही सकता हूं। इसमें गाना बज रहा है, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। और जरा देखिए कि ये क्या कर रहे हैं गांव गांव जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए। पीछे ट्रंप बैठे हुए हैं, कुछ और लोग बैठे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी का एआई जनरेटेड एक वीडियो गांव गांव जाकर के दिखाया जा रहा है, जिसमें वो नाच रहे हैं और उसमें पीछे म्यूजिक बज रहा है, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा गया है, इसको चलाया जा रहा है। कुछ कमेंट आए हैं, ये देखिए। इंडियन यूथ कांग्रेस, जनता समझ चुकी है मोदी एक डरपोक प्रधानमंत्री है दिल्ली, और ये एक सड़क के किनारे लगाया गया है, पीएम इज कंप्रोमाइज। ये एक टिप्पणी है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है या गिरने जा रही है। ये जो पोस्टर, बैनर और ये जो वीडियो चलाए जा रहे हैं, इससे पता चलता है। वीरेंद्र जी, आपके पास आता हूं। ये पतन कहां जाकर के रुकेगा? देखिए, 2024 के चुनाव की सफलता के बाद इनको लग रहा था कि अब हमने मैदान आधे से ज्यादा जीत लिया है, लेकिन 25 में जिस तरीके से इनको लगातार एक के बाद एक झटके झेलने पड़े हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में, तो उसके बाद अब इनको लग रहा है कि अब तो जो है भाई कुछ करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में भी 240 सीटों पे हमने इनको रोक दिया था लोकसभा में, जबकि बहुमत के लिए 272 चाहिए होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के डायनामिज्म में और नरेंद्र मोदी के काम करने और फैसले लेने की जो गति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो अब जो है इन्होंने पैनिक बटन दबा दिया है। अब पैनिक बटन में ये लगातार एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो इनसे कोई रोज एक बड़ी गलती इनसे हो रही है, और ये हताशा की पराकाष्ठा पे आ गए हैं। तो ये जो अब हो रहा है, तो और ये अमेरिकन ट्रेड डील को लेकर के ये इनके पास अनुभव है पिछले थोड़ा सा ऊपर का गैप थोड़ा कम कर लीजिए, तो आपका चेहरा थोड़ा ऊपर आ जाएगा। कृषि कानूनों के ऊपर जो इन्होंने आंदोलन किया था, सरकार ने वो फैसले वापस ले लिए, वो तीनों बिल वापस ले लिए थे, कानून वापस ले लिए थे। उससे इनको भरोसा हो गया कि हम फिर से सरकार को दबाव में ला करके घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। तो यूएसए के साथ जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें फर्जी कहानी ये कही जा रही है कि भारत सरकार ने किसी क्षेत्र को खोल दिया है। तो ज्यादा लंबी बात ना करके मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि केवल 3-4 आइटम है। पहला मक्का, दूसरा सोयाबीन, और तीसरा है कॉटन यानी कपास, और चौथा है चावल। यदि आपको भारत के किसी भी राज्य के बाजार में ये दिखाई पड़े कि बिहार में मक्के का दाम गिर गया, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का दाम गिर गया, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में, आंध्र प्रदेश में कॉटन का दाम गिर गया, और यह भारत में पूरे भारत के किसी भी बड़े राज्य में, यूपी है, पंजाब है, या बिहार है, बंगाल है, या आंध्र प्रदेश है, जहां जहां धान पैदा होता है, चावल का दाम गिर गया, तो आप ये समझ लेना कि सेक्टर की जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर सरकार ने खोल दिया। मैं केवल पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2025 में प्राइम मिनिस्टर बहुत साफ कह चुके हैं कि एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री सेक्टर पे कोई समझौता नहीं होगा, और इसका मैं कोई भी दुष्परिणाम, इसके कोई भी परिणाम मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। इस पे सरकार तैयार है। और इनको ये तो दिखाई पड़ रहा है कि भारत सरकार ने एफटीए कर लिया, उसका फाइन प्रिंट सबके सामने जारी कर दिया। पीयूष गोयल ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पीयूष गोयल ने सारे बड़े टीवी चैनलों को विस्तार से लंबा इंटरव्यू दे दिया। अब क्या बाकी है भाई? और जहां तक ट्रम्प की बात है, उसने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अरे भाई, ट्रम्प तो ये मई से कह रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया।
वो तो कुछ भी बोलने का आदी है। तो ये केवल इनको अब इन्होंने लोकसभा में पहले जो है हंगामा किया जनरल नरवाने की पुस्तक को लेकर के, आपको मालूम है सामने क्या हुआ। अब इनको लग रहा है कि किसान का मुद्दा एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि देश भर में इनके सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु है, केरल है, असम है, पुडुचेरी, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव है। तो ये केवल अब ये इसलिए हो रहा है, लेकिन ये मामला ये मामला बहुत गंभीर है। और आईटी एक्ट में आपने अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अगर डीप फेक वीडियो बनाया है, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ये एक बहुत स्ट्रांग केस बनता है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के डीप फेक वीडियो बनाए गए थे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो ये जो सरकार, ये कांग्रेस जिस स्केल पे अब जो है पीएम के खिलाफ जो हॉस्टिलिटी है, उसको जिस नए स्केल पे कांग्रेस अब ले जा रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। और अब ये और बहुत बड़े वर्ग में इस बात को लेकर के निराशा है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ ज्यादा ही सदाशयता दिखा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही सहनशीलता दिखा रहे हैं। और ये माना जाता है कि अगर आप बुली के संग अगर ज्यादा सहनशील होंगे, तो उसको आप फलने फूलने का और अपनी बदतमीजी करने का पूरा अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। तो बुली से डील करने का जो तरीका है, जो जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति प्राइम मिनिस्टर मोदी का तरीका था कि ठीक है वो खामोश रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने 8 महीने खूब चीखा चिल्लाया, खूब बयानबाजी दिया, अंततः उसने भी उसको भी दिखाई पड़ गया कि इससे अधिक अब भारत के ऊपर दबाव बनाया जाना संभव नहीं है। और एक कहानी और बनाई जा रही है, जो कि रशिया से इंडिया ने तेल खरीदना बंद कर दिया। एक ऑयल ट्रेड की वेबसाइट है केपलर, KEPLER। केपलर में पूरा डेटा है, कौन सा देश कहां से कितना तेल खरीद रहा है। भारत इस समय 40 देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, किसी एक देश से नहीं खरीद रहा है। और रशिया से हम तब तक क्रूड ऑयल लेंगे जब तक हमारे लिए वहां से अट्रैक्टिव डिस्काउंट हमको मिलता रहेगा। जिस रेट से अगर हमको रशिया से अगर ऑयल मिल रहा है, और वही रेट हमको अगर सऊदी अरब से ले रहा है, तो हम सऊदी अरब से लेना हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि फिर रशिया से जो फ्रेट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और तो ये जो कहानी, और ट्रम्प की परेशानी केवल ये थी कि इंडिया रशिया से डिस्काउंट रेट पे और क्रूड ऑयल ले रहा है। रशिया को पेमेंट रूबल और रुपी में कर रहा, ट्रेड रूबल रुपी में हो रहा है। और इंडिया उसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल 50 से 60 बिलियन डॉलर का यूरोप के मार्केट में बेच करके इंडिया डॉलर कमा रहा है। ये असली है परेशानी अमेरिका की। और दूसरी बात ये है कि रशियन ऑयल की वजह से जो ओपेक की जो मोनोपोली थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, ग्लोबल क्रूड ऑयल को डिटरमाइन करने की, उसमें वीरेन उनकी जी, शक्ति बहुत कम हुई है। तो कांग्रेस जो ये जो हेटफुल कैंपेन चला रही है, इट्स ए फिट केस फॉर क्रिमिनल एक्शन बाय द गवर्नमेंट। हाँ, इसी पर हम फोकस रखें, बाकी चीजें जी। तो हम जानते ही हैं, पब्लिक जानती ही है। बाबा जी, अभी एक दर्शक ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि मोदी जी वाकई डर गए हैं, नो नो, तभी इस गांधी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रहे हैं, गांधियों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये तो मोटे तौर पर और सीधे तौर पर जो कुछ हम देख रहे हैं, गांव में एक वो लगा करके प्रोजेक्टर, और जिस तरह के ये एआई जनरेटेड मोदी जी के, डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये फेक वीडियो चलाए जा रहे हैं, ये सीधे सीधे क्रिमिनल एक्ट है। यस। आपको नहीं लगता कि वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट का समय आ चुका है और अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से? सर, आज से 3 साल पहले जब मोदी जी ने इन फर्जी किसानों और फर्जी किसानों की अराजकता के सामने घुटने टेके थे, और जब वो 3 कृषि कानून वापस लिए थे ना, मैंने तब भी यही कहा था
कि अब आपने इनको आगे भी इसी तरह हिंसक आंदोलन करने के रास्ते खोल दिए हैं। सर इनका सॉफ्टवेयर तो कायदन 3 साल पहले अपडेट कर देना चाहिए था, पर शायद उस वक्त मोदी जी को ये जो भी सूचनाएं रही होंगी कि वो जो हिंसक आंदोलनों के जरिए तख्ता पलट की जो कहानी चल रही थी और जो हमने काठमांडू में और ढाका में भी देखी, शायद उस चीज से मोदी जी आशंकित थे और वो मौका दिल्ली में देना नहीं चाहते थे। परंतु इन लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। 26 जनवरी पर जो कुछ हमने देखा और लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के तिरंगे का अपमान हुआ और जिस तरह दिल्ली को का घेराव हुआ, उससे तो मेडिवल इंडिया के याद आ गई, जब यहाँ 6-6 महीना जो है किलों को घेर लिया करती थी मुगल सेनाएं। पर वो पूरा दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। और अब इस समय मैं आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में और हरियाणा में फिर से वैसे ही एक हिंसक आंदोलन की फिर से तैयारी शुरू हो चुकी है और उस आंदोलन में जो जो तत्व सक्रिय हुए थे वो तमाम दोबारा सक्रिय हो चुके हैं। फिर वो चाहे सलीम योगेंद्र यादव हो, चाहे वो हरियाणा और पंजाब के किसान जत्थेबंदियां हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाला पूरा का पूरा कबाल हो, वो जो गिरोह था। और इस बार भी ठीक वही जो है झूठ कि किसानों को बेच दिया गया, किसानों को हितों को बेच दिया गया, मजदूरों को बेच दिया गया, मजदूरों का खून पसीना बेच दिया और कृषि सेक्टर खोल दिया और पोल्ट्री बर्बाद हो जाएगी और कश्मीर का सेब का किसान बर्बाद हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सोयाबीन का किसान बर्बाद हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा का कपास का किसान बर्बाद हो जाएगा, पूरे देश का दूध का किसान बर्बाद हो जाएगा, फिशरीज वाले बर्बाद, मतलब जितना झूठ प्रपंच फैलाया जा सकता है वो दोबारा फैला के सर बिल्कुल आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब में किसानों के नाम पे चक्का जाम, रेल जाम, ये जाम वो जाम शुरू होने वाला है। और एक बार फिर कहीं मोदी जी को यह ना कहना पड़ जाए कि हम समझा नहीं पाए। जैसे ये 3 कृषि कानून इन लोगों को समझा नहीं पाए, फिर इनको ये ना कहना पड़ जाए कि हम अमेरिका वाली ट्रेड डील समझा नहीं पाए। सर जो समझना ही नहीं चाहता उसको आप कैसे समझा लेंगे? और सर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डंडे की भाषा, कुछ चीजें सिर्फ डंडे से समझाई जा सकती और सर जो लात का भूत है ना वो बात से नहीं मानता सर। और ये राहुल गांधी का जो गिरोह है ये इस देश में अराजकता फैला के ही सत्ता में वापसी चाहता है, क्योंकि चुनाव तो नहीं जीतने जा रहे हैं, ये इतना तय है। तो राहुल गांधी की एकमात्र जो कोशिश है कि मोदी की छवि खराब करो, मोदी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करो और झूठ बोलकर एक नया आंदोलन पुनः दिल्ली की सड़कों पे या विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाओ, जिससे कि ढाका और काठमांडू भारत में बनाए जा सके। तो सर मोदी जी को अब की बार समझा नहीं पाए वाला अब की बार तो सर समझाना ही पड़ेगा। और सर सबसे अच्छा डंडे की भाषा होती है। जरा एक वीडियो का ऑडियो सुनते हैं। ये ऑडियो है राजदीप सरदेसाई का। राजदीप सरदेसाई की छवि क्या है, उनकी पत्नी किस पार्टी में है, राजदीप सरदेसाई प्राइम टाइम में किसके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी किस तरह का मिथ्या प्रचार करते रहे हैं, ये सब जानते हैं। इसके बावजूद अगर सरदेसाई जैसा आदमी राहुल गांधी की आलोचना कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि एक बड़ा वर्ग अब असलियत को स्वीकार कर रहा है। और मेरे विचार से यही समय है और सही समय है इस फेक वीडियो जनरेटर गिरोह को सीधा करने का और इनके पापाओं को और आकाओं को भी। सुन लेते हैं क्या कहा राजदीप ने। इसी तरह से राहुल गांधी का कहना कि प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक कर
कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, ये इसी राजनीति का है, आशंका की राजनीति, डर की राजनीति। अरे ट्रेड डील के डिटेल्स भी नहीं आए हैं और आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए, कि प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए। ये जो एग्जैजरेशन की राजनीति है कि बड़ी बड़ी बात, एक तरह से लोगों को एक क्या कहते हैं, एक आशंका फैलानी कि कुछ ना कुछ गलत होगा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई डील कर दी है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में कुछ बातें हैं, या अडानी जी को अमेरिकी कोर्ट के सामने लाया गया है। ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये फैक्ट बेस्ड राजनीति नहीं है। आप दिस इज नॉट अ फैक्ट, ये तथ्य पर राजनीति आजकल नहीं होती है। ये डर कैसे फैलाना, आशंका कैसे फैलानी है, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करना है, चरित्र हनन कैसे करना है, इस पर होती है। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी पहले दिन उन्होंने नरवणे की बात उठाई, स्पीकर ने उनको बोलने नहीं दिया, दूसरे दिन उनको मौका था, क्योंकि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई थी, आप ट्रेड डील पर बहस करिए ना। लेकिन ये केवल सीधे वहां पोस्टर लगाना और कहना कि प्रधानमंत्री जो है, जैसे 7-8 साल पहले आपने सही कहा, चौकीदार चोर है। लेकिन ये नारेबाजी पर ना, मुझे नहीं लगता एक तरह से जनता का विश्वास जीत सकते हैं। चुनाव छोड़िए दादा जी भट्ट साहब। जी, ये तो कांग्रेस का सबसे पुराना इकोसिस्टम है। इसको तो सोनिया गांधी की सरकार में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और आपको याद होगा जब इन्होंने 2021 में ये 2000 ये दिल्ली के लाल किले में ये खालिस्तानियों ने जब अपना झंडा फहराया था और एक ट्रैक्टर पलट गया था दिल्ली के आईटीओ के पास, तब इन्होंने कहा था, इन्होंने ट्वीट किया था कि उसकी पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई है और इसके इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और इनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है, 4 साल से स्टे पे बाहर है ये। इन्होंने दिल्ली में अस्थिरता फैलाने में और दिल्ली में आग लगाने में इनकी भूमिका कम किसी से मत मानिए। याद करिए इनके टीवी चैनल में मैंने भट्ट साहब वो सब चीजें बता दी हैं कि ये एक्चुअल में इकोसिस्टम के सरताज है। ये कांग्रेस के पक्ष में प्राइवेट और ये मोदी जी के खिलाफ हमेशा दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन अगर इन जैसे कांग्रेस के समर्पित लोग भी राहुल गांधी की राजनीति और अप्रोच और सोच और तौर तरीकों से नाराज दिखाई दे रहे हैं, इनका भी मोह भंग हो रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? मैं इस पर सवाल कर रहा हूँ। मैं राजदीप के ऊपर मुझे तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। ये एक इनका टेम्परेरी ये इनका टेम्परेरी एक अस्थाई रिट्रीट है। ये अस्थाई इन्होंने अपने पैर वापस खींचे हैं और ये बल्कि अपनी तरफ से राहुल गांधी को ये हो सकता है ये आगाह कर रहे हो कि भाई थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा ठंडा कर लो, वरना ये इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। और बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब ये नहीं चलेगा मोदी जी कि हम समझा नहीं पाए। नाउ इज टाइम टू एक्ट। सदाचारता का समय जा चुका है और आईटी एक्ट में बहुत पावर्स आपके पास हैं और राजदीप उसी इकोसिस्टम का हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। और ये जो बात जो आपने सुनाई है ये टैक्टिकल है और कुछ नहीं इसका ज्यादा महत्व। ये केवल टैक्टिक्स है। उनको लग रहा है कि जो लोकसभा का राउंड चला है और जो वहां पे आपने जो तमाशा किया है उसमें आपको कोई बहुत हासिल नहीं हुआ है और अभी एक मामला बंद नहीं हुआ है जो लोकसभा स्पीकर ने घोषणा की थी कि प्राइम मिनिस्टर अब नहीं आ रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देने और यहाँ पे कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो अभी उसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, बट द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और उसके बारे में कुछ निकल के सामने आ सकता है। तो राहुल गांधी तो ये जो राजदीप जो बोल रहे हैं ये टैक्टिकल है, इसको बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। और मैं ये तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि इनका भी राहुल गांधी से मोह भंग हो रहा है। ये राहुल गांधी ये तो एक ही बोट में है। ये दो लोग तो दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये सब लोग जो है इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इतना स्ट्रांग है, इनको लगता है कि हम वी आर हियर,
वी आर हेयर टू रूल, वी आर बॉर्न टू रूल। ये कार्टून आप बनाइए चलेगा, ठीक है, इसमें कोई ये कार्टून आप बनाइए, अपनी वेबसाइट पे लगाइए और अपनी अपनी पार्टी की पत्रिका में लगाइए, ओके, इट्स डन। लेकिन ये जो फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो हैं, जो एआई जनरेटेड हैं, इट्स ए क्राइम अंडर आईटी एक्ट। और मुझे नहीं मालूम कि सरकार इसको कब तक बर्दाश्त करेगी। ये कांग्रेस के अकाउंट पर आज दिया गया, नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हैं, ऊपर ट्रंप, टैरिफ 0 करो नहीं तो तुम्हारा राज खोल दूंगा, नीचे मोदी, जैसा आप कहो बस मेरी पोल मत खोलिए। अरे एपिस्टीन फाइल में सोनिया गांधी का नाम आया, राहुल गांधी का नाम आया है, मोदी से क्या लेना है एपिस्टीन फाइल से? बाबा जी, क्या इलाज यही है जो निशिकांत दुबे ने किया है? जरा निशिकांत दुबे को भी सुन लेते हैं। ये तो वन मैन आर्मी है, मेरे विचार से रास्ता ये भी है। मथाई साहब 16 साल 17 साल तक आपको पता है कि नेहरू जी के पीए रहे। उन्होंने खुलेआम कहा कि 12 साल तक इंदिरा गांधी जी उनकी पत्नी की तरह उनके साथ ही रहती थी, और किस तरह से भ्रष्टाचार किया, ये वो किताब है, ये भी बैन है। एक किताब है सीज फायर, 62 में किस तरह से सीज फायर हुआ, और उस सीज फायर में भारत की सेना का मनोबल कैसे गया और चीन हमारे अंदर कैसे आया, ये वो किताब है, ये बैंड है। ये किताब है अलेक्जेंडर कैंपेल की, जो कहता है द हीट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है द हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि भारत का सभ्यता संस्कृति कहां था, और भारत की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, देश को बंटवारे के लिए गांधी नेहरू परिवार ने क्या किया। इसके बाद जो किताब है टॉन हैगन की, वो नेपाल है। नेपाल के साथ भारत ने किस तरह से, आपको पता है कि सोनिया जी गई थी और पशुपतिनाथ मंदिर में उनको पूजा नहीं करने दिया गया था, उसके कारण हमने जो है किस तरह से उनका दाना पानी और नमक रोक लिया, जिसके कारण नेपाल की हालत खराब हो गई। ये किताब भी बैन है। ये है अजीज बेग की किताब कैप्टिव कश्मीर, कि किस तरह से आपने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया 370 लागू करके 35 से, जिसको कि हमारी सरकार ने खत्म किया। ये भी बैन है। इसके बाद ये बहुत दिन तक बैन रहा हिमालयन ब्लंडर, जिसमें कि नेहरू के जो गलतियां थी, 97 गलती, जिसने कि तिब्बत को कैसे हमारा छीन लिया और चाइना हमारा कैसे पड़ोसी हो गया, चाइना के साथ कैसे युद्ध हुआ, बांग्लादेश, ये पूरी की पूरी जो है कहानी इसके अंदर है। तो एक तरीका ये भी है कि जितनी आक्रामकता उनके पास नहीं है, उससे ज्यादा आक्रामक सत्ता पक्ष हो, कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी जाए, जैसे निशिकांत दुबे के पास इस समय जिम्मेदारी दिखाई दे रही है, और कानूनी कार्रवाई तो जरूर की जाए जो भी इस समय डीप फेक वीडियो जो है इस तरीके से चला रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछली बार जो जयपुर डायलॉग्स के समिट में एक बात कही थी कि जब कैंसर हो जाए ना सर, तो पेन किलर से और बैंडेड चिपकाने से काम नहीं चलता सर, तब तो एम्प्यूटेशन जरूरी हो जाता है। जब शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए तो काट के बाहर निकालना पड़ता है सर। राहुल गांधी वो कैंसर बन चुका है जिसका इलाज अब ये होम्योपैथी की गोलियों से नहीं होगा। सर एक बात बताऊं, दुनिया किसको पसंद करती है? जो पराक्रमी होते हैं, जो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। आखिर देश में हेमंता विश्व शर्मा और योगी जी ही इतने पॉपुलर क्यों हैं पूरे देश में? यहां तक कि उनको कांग्रेसी भी पसंद करते हैं, क्योंकि सर वो ना मिमियाते नहीं है। उनका राजदंड जो है ना बहुत अच्छा राज करता है, दोनों का, हेमंता विश्व शर्मा का भी और योगी जी का भी, और वो बुलडोजर उनकी प्रिय सवारी है दोनों की। सर आज भारत की जनता यही बुलडोजर ट्रीटमेंट चाहती है और राजदंड चाहती है। सर जो लात, मैंने पहले भी कहा था, लात का भूत बात से नहीं मानता, इनको लात डंडा ही इनका एकमात्र उपाय है। और शठे शाठ्यम समाचरेत, जो लोग वो गांव गांव में
वीडियोस दिखा रहे हैं ना वैन पे, भारत की जनता 1 मिनट में इलाज कर देगी, ऐसी बात नहीं है। ये तो मोदी जी की भलमनसाहत है कि ये मोदी दिखा साहब, पा रहे ये हैं। वीडियो किस राज्य में दिखाए जा रहे हैं? कौन सा दिल्ली स्टेट है ये? दिल्ली लिखा हुआ है उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं सर, वो आपने ध्यान नहीं दिया, वो गोल टोपी वाले, गोल टोपी बहुल इलाके में दिखाए जा रहे हैं। हाँ हाँ, उसी तरफ होगा, और वहीं होगा। सर ये तो खाली एक इशारा भर करने की जरूरत है, पब्लिक इनका इलाज कर देगी, 1 सेकंड में कर देगी सर। और जिंदगी में फिर कभी वीडियो बनाने लायक नहीं रहेंगे सर। पब्लिक जिसका इलाज करती है वो तो हमेशा के लिए कर देती है ना। और सर, सरकार के पास बहुत सारे कानूनी रास्ते हैं, कानून अपने हाथ में लेने की तो पब्लिक को जरूरत ही नहीं है। क्यों पब्लिक के हाथ गंदे कराते हो? यदि आप 1 मिनट, आप पब्लिक को मजबूर कर रहे हैं मोदी जी कि पब्लिक इनको सुधार दे। अगर आप नहीं सुधारोगे तो सर कोई ना कोई तो सुधारेगा ही। नहीं, और बतौर पराक्रमी, प्रधानमंत्री, देखिए बतौर प्रधानमंत्री जिनको सुधारना चाहिए मोदी जी उनको सुधारते हैं। पाकिस्तान को जो सबक सिखाए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑफ सिंदूर, जो चाइना को जवाब दिया है गलवान घाटी से लेकर के डोकलाम तक, एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हमें दुनिया भर के देशों के साथ किस तरह से तालमेल बैठानी है, किस तरीके से ट्रंप को झुकाना है, किस तरह चीजों को मैनेज करना, वो मोदी कर रहे हैं। अगर घर के अंदर कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अमित शाह की है। जो सरहदों पर हो रहा है उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी राजनाथ सिंह की है। बाकी क्या मूंगफली छीनेंगे? जो सारे काम नरेंद्र मोदी ही करेंगे। सर ठीक है, आपका इशारा ये है कि ये काम तो फिर अमित शाह जी के जिम्मे है ना। पर सर अमित शाह जी को जब तक हरी झंडी नहीं देंगे ना, तब तक शायद अमित शाह जी करेंगे नहीं। अमित शाह जी मोदी जी की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा मैंने देखा है। जब 370 हटाई थी तो कैसे पूरे कश्मीर को मैनेज किया था अमित शाह जी ने, किसी को परिंदा भी पर नहीं मार सका था, जो व्यवस्था की थी। तो सर ऐसी बात नहीं है, अमित शाह बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। मुझे तो लगता है कि मोदी जी की तरफ से हरी झंडी नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी को तो ऐसा सुधार देंगे कि फिर जिंदगी में कभी वीडियो बनाने लायक नहीं रहेंगे। भट्ट साहब, अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में नहीं आ रही है, अमेरिका से फ्री ट्रेड डील अनाउंसमेंट के साथ ही अमेरिका ने जम्मू कश्मीर का नक्शा प्रकाशित किया है। उसमें जो 8 तारीख में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, और जो सक्षम वैली जो चाइना के कब्जे में है, जिसको 62 की लड़ाई के बाद चीन ने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, वो पूरा भूभाग अमेरिका की सरकार ने भारत के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया है। और ये पूरे दुनिया और ये अमेरिका का क्लियर मैसेजिंग है चाइना को और पाकिस्तान को कि वो दक्षिण एशिया के बारे में और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में उसकी सामरिक दृष्टि क्या है। और और इस बात को मानने के पर्याप्त आधार हैं कि फ्री ट्रेड डील निगोशिएट होने के साथ साथ ये स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है कश्मीर, इसके ऊपर भी भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच में हायर लेवल पे बात हुई है। और उसी पे सहमति बनने के बाद ही अमेरिका ने ये अपना जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर के जो जियो पॉलिटिकल उनकी प्रेफरेंस है और जो उनकी जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में होने वाली है, वो अमेरिका सरकार ने कन्वे की है। ट्रेड डील में 1 महीने बाद अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन जो अमेरिका सरकार ने जो पूरे पूरे जम्मू कश्मीर को जो पाकिस्तान के पास है और जो चीन के पास है उसको भारत का हिस्सा बताया है, इसमें रोज परिवर्तन नहीं हो सकता। ये लॉन्ग टर्म सोच को दिखाता है अमेरिकी सरकार के। और ये भारत के लिए इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका से कोई हमको मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगी,
लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये अपना स्टैंड बता दिया है कि आने वाले दिनों में यदि पीओजेके को लेकर के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या तो पाकिस्तान के साथ या इवन चाइना के साथ, तो अमेरिकन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होगा। दैट विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप दोनों जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उनको भी सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम।